आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। और अब हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म होगा हम टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल सेट देंगे इस चैप्टर का। आपको उसमें आंसर लिखकर भेजना होता है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम में आपको सर्च करना है हिस्ट्री टॉक और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और आपको ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो चैप्टर था, इस चैप्टर का हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे और ये समझेंगे कि क्वेश्चन को लिखा कैसे जाता है, इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, मध्य भाग कैसे लिखा जाता है, निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है, डायग्राम कैसे बनाया जाता है, इसमें मैप कैसे बनाया जाता है, ये सब पूरा अच्छा से समझेंगे। और इस क्वेश्चन को याद भी, इस क्वेश्चन का आंसर याद भी अभी ही कर लेंगे। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उसका तरीका समझना कि आखिर हमको लिखना कैसे। याद होने से थोड़े हो जाएगा कि आंसर याद है, लेकिन लिखना कैसे है, अगर अच्छा तरह से लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिल जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दो तीन तरीका से पूछा जाता है। पहला तरीका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले, या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। या ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। या ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सामाजिक और आर्थिक जीवन सिर्फ पूछ लिया जाए, या राजनीतिक और आर्थिक जीवन सिर्फ पूछ लिया जाए। मतलब अलग अलग ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम लोगों का ये बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ा है। अगर ये कैसे भी इस क्वेश्चन को जैसे राजनीतिक जीवन पूछा जाए, सामाजिक जीवन पूछा जाए, तो ये इसी क्वेश्चन में वो सब इसी आंसर में वो सारे क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन अगर अलग अलग भी पूछ लिया जाए तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद मध्य भाग, उसके बाद जो निष्कर्ष होता है निष्कर्ष। तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। यह सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? यह अपने नगर नियोजन यानी इसके नगरों के लिए, और इतना अच्छा से इसका नगर बसाया गया था, नगर नियोजन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। अब देखिए इसके बाद और इसके इंट्रोडक्शन में और भी बातें लिख सकते हैं कि इसके दो प्रमुख शहर थे जिनको जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। इसकी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानियां मानी जाती है, राजधानी मानी जाती है। आपको पता है कि जुड़वा राजधानी माना जाता है। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आगे आप अभी भी आंसर लिखते रहिए। देखिए जैसे क्वेश्चन बोले तो क्वेश्चन लिख लीजिए और कॉपी पर साथ साथ ही आंसर लिखते चलिए। आप साथ साथ ही कॉपी पर क्या कीजिए, आंसर लिखते चलिए। कुछ हम बोर्ड पर आंसर लिखेंगे, कुछ बोल कर लिखवा देंगे। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या लिखना है, यह एक नदी घाटी सभ्यता थी। यह एक नदी घाटी सभ्यता थी और ये अपने समकालीन सभ्यताओं जैसे सुमेर की सभ्यता, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता से सबसे ज्यादा उत्कृष्ट सभ्यता थी। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन लिख लिए। अब इसमें और आगे क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसके उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यहाँ के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलू के बारे में जानकारी मिलती है। विभिन्न पहलू के बारे में, यानी यहाँ से उत्खनन जो हुआ है, उत्खननों से यहाँ के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए हम इंट्रोडक्शन एकदम सिंपल लिखते हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। आपको इसमें कोई भी डाटा नहीं डालते हैं, कुछ भी डाटा, देखिए डाटा आप डाल सकते हैं जैसे इसका उत्खनन कब शुरू हुआ, या ये हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब शुरू हुआ, या उस समय के निर्देशक कौन थे, या जो पहला इसका स्थल मिला हड़प्पा उसका उत्खनन किसने करवाया था, कब हुआ था, ये सब डाटा आप डाल सकते हैं।
जैसे कि उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। राखल दास बनर्जी ने पहला जो इसका ये राखल दास बनर्जी ने जो ये मोहनजोदड़ो है उसका उत्खनन करवाया था 1922 में। 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करवाया था ये दयाराम साहनी ने। ये सब लिख सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सब डाटा डाल सकते हैं इसमें। लेकिन ठीक है, ये भी सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन के बारे में लिखना है। तो देखिए यहीं से अब शुरू कर दिए हैं ताकि आगे आते आते इनके सामाजिक जीवन के बारे में लिखेंगे। देखिए आप डायरेक्ट भी इनके सामाजिक जीवन के बारे में लिख सकते हैं। सामाजिक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद लिखेंगे सामाजिक जीवन अंडरलाइन करके और इसमें लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहीं से अब शुरू कर दिए हैं कि अब हम लोग किस चीज के बारे में लिखने वाले हैं, इनके जीवन के बारे में। देखिए क्या किए हैं, इसके उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से यहाँ के लोगों के जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। अब विभिन्न पहलू जीवन के कौन कौन होंगे, जीवन के विभिन्न पहलू करके एक डायग्राम बना दिए हैं। देखिए ऐसे आप डायग्राम बनाइएगा ना, तो डायग्राम बनाने से क्या होता है, सीधा सीधा नजर पड़ जाता है। किसका नजर पड़ जाता है, चेक करने वाला कॉपी जो चेक करता है उसके सीधे से नजर पड़ जाता है। और डायग्राम बनाने से कॉपी भी अच्छा लगता है, थोड़ा कॉपी भी भर जाता है। अब देखिए कॉपी पर अगर डायग्राम ही बनाएंगे तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम होगा और इतना कॉपी भर जाएगा। ऐसे नॉर्मली सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन लिखते तो थोड़ा कम भरता, तो कॉपी भी भर जाएगा आपका और देखने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जीवन के विभिन्न पहलू लिखकर, और देखिए जीवन के विभिन्न पहलू कौन कौन हमको लिखना है, किसके किसके बारे में लिखना है, सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक, इन सभी जीवन के बारे में हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो इतना करके, इतना आप यहाँ तक लिख कर और ये आप डायग्राम बना लीजिए। उसके बारे में एक के बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे आप, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में लिखना है। तो एक एक करके सबके बारे में लिखेंगे। सबसे पहला किसके बारे में लिखेंगे, इतना बना लीजिए कॉपी पर और इसके आगे आपको लिखना है। सबसे पहले किसके बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन लिखकर और अंडरलाइन करेंगे। और जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर अंडरलाइन करना है और उसके बाद अब लिखना शुरू करेंगे। इसमें सामाजिक जीवन में क्या क्या लिखेंगे, इनका समाज कैसा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इनके सामाजिक जीवन का हम लोग निर्धारण करते हैं, सामाजिक जीवन का अनुमान लगाते हैं। इसमें लिखेंगे सामाजिक जीवन का अनुमान लगाते हैं। इनका समाज मुख्य रूप से मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक। क्या लिखेंगे, इनका समाज मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक था, यानी कि इनका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। इनका समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और इनके समाज में वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। वर्ण व्यवस्था यानी जाति प्रथा का, वर्ण व्यवस्था का इनके समाज में वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है, प्रमाण नहीं मिला है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लेकिन इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था। लेकिन इनका समाज क्या लिखेंगे, 4 वर्गों में विभाजित था। ये लिखेंगे 4 वर्गों में विभाजित था। आपको पैराग्राफ में लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपको कैसे लिखना, ऐसे पैराग्राफ में। हम इसको ऐसे इसलिए लिख रहे हैं ताकि बोर्ड पर हमारा कम जगह है, आपको पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ का मतलब ऐसे होता है, ऐसे आपको ऐसे करके लिखना है, लाइनिंग में लिखना है, पैराग्राफ में अच्छा से लिखना है, ध्यान रखिएगा। और हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं, आपको पॉइंट में लिख रहे हैं ताकि पॉइंट में लिखने से आपको याद रहेगा। लेकिन आपको पॉइंट में नहीं लिखना है, आपको इसको पैराग्राफ में जैसे बोल रहे हैं ना, तो वैसे ही लिखते जाइए। ऐसे बोल रहे हैं तो उसको ऐसे ही लिखते जाइए। हम तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिख रहे हैं इसलिए ताकि ये कम जगह में हमारा हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या बोले, हाँ इनके 4 वर्गों में विभाजित थे, 4 वर्ग। अब 4 वर्ग कौन कौन लिखेंगे, इनका समाज 4 वर्गों में विभाजित था के बाद लिखेंगे 4 वर्ग। 4 वर्ग कौन कौन, पुरोहित योद्धा, उसके बाद थे ये व्यापारी और श्रमिक वर्ग, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में इनका समाज विभाजित था।
उसके बाद इसमें और भी ये समाज के बारे में लिख सकते हैं कि समाज में विभिन्न कार्य करने वाले लोग थे, जैसे कुम्हार थे, बाकी ये जो दास थे, मजदूर थे, व्यापारी थे, ये सब भी आप लिख सकते हैं। अब इनके सामाजिक जीवन के बारे में और भी, अभी सामाजिक जीवन का भी, समाज के बारे में और भी लिखना है। तो समाज के बारे में आपको लिखना है तो इनके भोजन के बारे में लिखना होगा। तो यहाँ पर लिखते समय अब लिखेंगे भोजन, भोजन लिखकर अंडरलाइन करेंगे, भोजन लिखकर और अंडरलाइन करेंगे। इसी सामाजिक जीवन में अभी इतना लिख लिया ना, उसके बाद लिखेंगे भोजन। ये इनका भोजन विभिन्न प्रकार का था। कुछ अवशेषों से प्राप्त हुआ है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और अलग अलग प्रकार के भोजन किया करते थे। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के भोजन किया करते थे और अलग अलग परिवारों का अलग अलग खान पान था। इनका अलग अलग, एक ही शहर में रहते हुए भी इनका खान पान अलग अलग था। भोजन के बारे में लिख लिया। अब वस्त्र के यानी वेशभूषा, वेशभूषा लिखेंगे, वेशभूषा लिखकर और अंडरलाइन करेंगे। इसी में भी लिख रहे हैं, वेशभूषा लिखकर इसमें लिखेंगे। इन लोगों का पहनावा अलग अलग था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पहनावा अलग अलग था। ये लोग मुख्य रूप से सूती और ऊनी वस्त्र पहनते थे, साथ में ही आभूषण भी धारण करते थे। आभूषण भी धारण करते थे, साथ में क्या करते थे, आभूषण भी धारण करते थे। और आभूषण पुरुषों के साथ साथ, ये महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी आभूषण धारण करते थे और पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। और कई जगहों से इनके आभूषण और मेकअप के सामान भी मिले हुए हैं। ठीक है, इतना कुछ सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। ठीक है, अब किसके बारे में लिखेंगे, आप चाहे तो और भी सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ाएं आपको चैप्टर में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए थोड़ा कम ही बता रहे हैं। आप चैप्टर में पढ़ाए हैं वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप कौन सा लिखेंगे, राजनीतिक जीवन। 2 नंबर में लिखेंगे राजनीतिक जीवन, 2 नंबर में राजनीतिक। यहाँ से मिटा देते हैं, इसको ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन। यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इतिहासकार ये इस बात को तय नहीं कर पाते हैं कि वहां पर राजतंत्रात्मक शासन था या लोकतंत्रात्मक शासन था। ये भी तय नहीं हो पाता है कि वहां पर राजा का प्रमाण है या नहीं है, लेकिन राजा का प्रमाण कोई नहीं मिला हुआ है। इसीलिए ये माना जाता है कि वहां पर लोकतंत्र था और लोगों के जनमत या लोगों के वोट द्वारा वहां के निर्णय लिए जाते थे। लोगों के वोट द्वारा वहां का निर्णय लिए जाते हैं। और मोहनजोदड़ो में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोहनजोदड़ो में एक विशाल सभागार यानी सभा करने वाला घर, विशाल सभागार का प्रमाण मिला हुआ है। इसे ये प्रमाणित होता है कि सभी लोग वोटिंग करके कोई भी निर्णय लेते होंगे। और यहाँ पर आप चाहे तो मैप बना सकते हैं, भारत का मैप बनाकर, और आप मोहनजोदड़ो को दर्शा सकते हैं। भारत का मैप बना लीजिए और मोहनजोदड़ो क्या कर दीजिए, दर्शा दीजिए। देखिए भारत का मैप सही से नहीं बन पाया, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पर दर्शा सकते हैं मोहनजोदड़ो दर्शा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप देखिए, किसी को भी दर्शाना है ना, कि कोई भी जगह को दर्शाना है, जैसे हड़प्पा को या किसी को भी, तो उसका इसमें नाम आना चाहिए। आप कोई भी उसमें उसका डाटा डाल सकते हैं और डाटा डालकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक जीवन के बारे में हो गया। और उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसमें लिखेंगे और भी और ज़्यादा कुछ राजनीतिक प्रमाण इसमें नहीं मिल पाया है, ना कोई सैनिक का ज़्यादा साक्ष्य मिल पाया, इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर कोई राजा का अवशेष नहीं था। काम खत्म। आगे आर्थिक जीवन के बारे में, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, आर्थिक जीवन महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर लिखेंगे आर्थिक जीवन। क्या लिखेंगे, आर्थिक जीवन में क्या लिखेंगे, आर्थिक जीवन क्या होता है कि ये किस चीज पर निर्भर थे, यही आर्थिक जीवन होता है। ये मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर थे। यहाँ पर आर्थिक जीवन में क्या लिखेंगे, यही होता है कि व्यापार पर। तो यहाँ पर लिखेंगे इनका आर्थिक जीवन बहुत ही उत्कृष्ट था और इनका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से व्यापार और कृषि पर निर्भर था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे वो व्यापार, उनका मुख्य आय का स्रोत व्यापार था तथा जो पास वाले गाँव में रहते थे उनका मुख्य आय का स्रोत कृषि था। ठीक है, अब लिख देंगे, अब कृषि अब व्यापार दोनों अलग अलग करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे व्यापार, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में, व्यापार में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य आय का स्रोत व्यापार ही था। ये व्यापार अपने क्षेत्र के अलावा या अपने सभ्यता के अलावा विदेशों से भी ये व्यापार करते थे और इनके लगभग सभी
लगभग सभी नगर व्यापारिक नगर थे और व्यापारिक नगर थे जहां से विदेशों में व्यापार होता था, जहां से विदेशों में व्यापार होता था। और मुख्य रूप से व्यापार का साधन जल मार्ग तथा स्थल मार्ग दोनों था, जल मार्ग और स्थल मार्ग था। और यहाँ पर बंदरगाहों के भी प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर बंदरगाहों के भी प्रमाण मिले हुए, जिसमें से प्रमुख रंगपुर, लोथल, ये लिख सकते हैं कि रंगपुर और लोथल प्रमुख बंदरगाह थे। और यहाँ पर भी आप चाहे तो मैप बनाकर रंगपुर और लोथल को दर्शा सकते हैं। ठीक है, लोथल और रंगपुर को क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। उसके बाद व्यापार में और आगे लिखेंगे। और ये मुख्य रूप से इनका इतने विकसित होने और नगर बनाने के पीछे व्यापार ही सबसे प्रमुख आय का स्रोत था और इनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर थी। जैसे नगरों में रहने वाले कुछ मजदूर भी थे, नगरों में रहने वाले कुछ मजदूर भी थे, कुछ और भी कार्य करने वाले जो अलग अलग धातु निर्माण करने वाले या कुम्हार, अलग अलग तरह के अलग अलग पेशे वाले लोग भी थे। ठीक है, अलग अलग पैसे वाले लोग भी थे, व्यापार में लिख सकते हैं अलग अलग पैसे वाले। और कहाँ कहाँ से व्यापार होते थे ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ से विदेशों में मुख्य रूप से फारस, मेसोपोटामिया, मिस्र आदि देशों में व्यापार होते थे। ठीक है, व्यापार में लिख लिए। उसके बाद कृषि में लिखेंगे, कृषि लिखकर अंडरलाइन करेंगे। मुख्य रूप से कृषि शहरों में रहने वाले लोग न करके गांवों में रहने वाले लोग करते थे, जो कि नदियों के किनारे ऊंचे स्थानों पर रहते थे और झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे। और वो अपना कृषि से जो भी उत्पादन होता था वो उत्पादन शहरों में बेचते थे और शहरों के लोगों से अपने जरूरत का सामान लेते थे। और इनके कृषि का मुख्य रूप से जौ और गेहूं की कृषि करते थे। उसके अलावा अन्य और भी फसलों की ये लोग कृषि करते थे। ठीक है, कृषि में लिख लिया। और भी आप चाहे तो लिख सकते हैं कि कृषि अपना सामान कैसे ये मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में पहुंचाते थे, ये भी लिख सकते हैं कि नदियों किनारे होने के कारण नाव द्वारा ये लोग पहुंचाते थे। आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर पशुपालन। पशुपालन दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, पशुपालन। तीसरा नंबर पशुपालन। इनका आय का एक मुख्य स्रोत पशुपालन भी था। जो लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, साथ में पशुपालन भी करते थे। पशुपालन से यह फायदा होता था कि पशुओं को वाहनों के रूप में भी उपयोग किया जाता था। सामान ढोने के लिए पशुओं का उपयोग भी किया जाता था। मुख्य रूप से बैलों का उपयोग किया जाता था, बैलगाड़ी बनाकर ये पशुपालन के लिए। और भी अपने जरूरत के जो भी सामान थे वो पशुओं से, जो भी उन पशुओं को पालते थे जो उनके जरूरत में काम आ सके। ठीक है, पशुपालन हो गया। तो ये आर्थिक जीवन इतना ही। आर्थिक जीवन में हाँ इतना ठीक है, इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं, हम चैप्टर में पढ़ाए हैं। और धार्मिक जीवन, अब 4 नंबर में धार्मिक जीवन लिखकर, 4 नंबर में धार्मिक जीवन। देखिए ये रोमन में लिख रहे हैं तो इसको ऐसे क ख के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क ख के फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे पशुपालन ये सब लिख रहे हैं, या क ख के फॉर्म में नहीं लिखना है तो ऐसे करके पशुपालन लिखे ना, पशुपालन किए तो ऐसे 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 करके पशुपालन, कृषि और व्यापार ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे 2 को रोमन नहीं देते, मान लीजिए ये भी रोमन में लिख रहे हैं, इसमें भी रोमन में नहीं लिखेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। चलिए आगे कौन सा बात कर रहे थे हम, ये धार्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे कि इनके हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से इनके धार्मिक जीवन के बारे में भी हम लोगों को बेहतरीन प्रमाण मिलते हैं। और यहाँ पर धर्म के मामले में लोगों की भावनाएं दिखती है और उसमें ये दिखता है कि ये लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा, यानी कि मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजा पर ये लोग निर्भर थे। पेड़ों की पूजा करते थे, पेड़ों की पूजा करते थे, साथ में जो जानवरों की पूजा करते थे। और भी बहुत सारे यहाँ पर मूर्तियाँ मिली हुई है। और मंदिर का ज़्यादा अवशेष नहीं मिला हुआ है, मंदिर का ज़्यादा अवशेष नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत मिला हुआ है। यहाँ पर प्रमाण मिला हुआ है, अग्निकुंड का प्रमाण मिला हुआ है, यहाँ पर अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला हुआ है, अग्निकुंड का भी प्रमाण मिला हुआ है। इससे इनके धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है कि हाँ ये लोग धर्म में भरोसा करते थे। ठीक है, धार्मिक जीवन हो गया खत्म, ये इतना हो गया। आप चाहे तो और भी धार्मिक जीवन के बारे में इनका लिख सकते हैं, उसमें पढ़ाए हैं चैप्टर में। अब अंतिम में निष्कर्ष, जो कि बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि निष्कर्ष होता है तो ही तो अंतिम में मार्क्स देने के समय निष्कर्ष तो देखा जाता है। सब देख लिया, अंतिम मार्क्स देने के समय निष्कर्ष, उसके बाद ही ना मार्क्स दिया जाता है। तो चलिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे,
सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं से सबसे विकसित सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं, समकालीन मतलब उस समय की जो सभ्यता थी उन सब से, समकालीन सभ्यताओं से विकसित सभ्यता थी। और ये सभ्यता सप्त सैंधव प्रदेश में विकसित हुई थी और यहाँ पर इनके नगर नियोजन और व्यापार सबसे ज्यादा इसके उत्कृष्टता में या इसकी विशेषता है। नगर नियोजन और व्यापार इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इतना लिख सकते हैं, और भी चाहे तो इनके निष्कर्ष में लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और या ये भी लिख सकते हैं उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, या आगे आने वाली पीढ़ियां उनसे बहुत कुछ सीखी, जैसे नगर नियोजन के बारे में, व्यापार के बारे में, माप तौल के बारे में, ज्योतिष विद्या भी जानते थे वो लोग। तो इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। तो हमें लगता है समझ में ये सब आ गया होगा। अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।